ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का जो लेक्चर सीरीज चल रहा है उसका सेकेंड लेक्चर है ये। फर्स्ट लेक्चर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, और ये ऊपर जो वीडियो चलता है तब जो टैग्स आते हैं ऊपर दिखते हैं यहाँ पे, वो टैग्स में भी मैं इसका फर्स्ट का वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी। और जब भी वीडियो ख़त्म होता है तो आखिरी में भी इसकी स्क्रीन पे कुछ वीडियोस दिखाए जाते हैं, यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे। मैं वहाँ पे भी इसके फर्स्ट लेक्चर का लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पे भी इसको क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं, राइट। तो ये 2-3 जगह मैं फर्स्ट वीडियो का लेक्चर लिंक शेयर कर दूंगी, और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का प्लेलिस्ट का भी मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगी एंड स्क्रीन पे, ताकि आप लोग इसे देख सकें। और इसमें सारे लेक्चर्स रहेंगे। फिलहाल मैं फर्स्ट लेक्चर का शेयर करूंगी क्योंकि अभी सेकंड लेक्चर है, तो मैं फर्स्ट लेक्चर का शेयर करूंगी, और जैसे जैसे आगे वो लेक्चर्स बनते जाएंगे मैं सबका लिंक्स इसमें शेयर करती जाऊंगी, राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके सब लेक्चर्स का लिंक शेयर रहेगा आगे। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या जानेंगे। इसमें हम जानेंगे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में और इलेक्ट्रिकल एक्ट के बारे में, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड इलेक्ट्रिकल रूल्स के बारे में। तो आइए देखते हैं ये क्या होते हैं। हम इसमें जानेंगे इलेक्ट्रिकल रूल्स, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में। द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 एंड इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये बनाया गया था इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, जो कि 1910 में ही आया था। उसके सेक्शन 37 के अंडर इसको बनाया गया था। लेकिन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 को जब रिवाइज किया गया, उसमें अमेंडमेंट्स किए गए और फाइनली एक नया इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 2003 में। और अभी जो चल रहा है हमारे पे जो लागू है वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में, जो नया की नया पूरी तरह से आ गया है, लागू हम पर हो चुका है, राइट, रीडिफाइंड हो चुका है वो, राइट। और इसे तो 2003 में जब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को जब नया बनाया गया, न्यू अमेंडमेंट्स उसमें किए गए, तो फिर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में भी काफ़ी अमेंडमेंट्स किए गए हैं, ठीक है। और इस प्रोविजंस में, इस वाले जो भी हम अभी देखेंगे, इसमें मैंने सेफ्टी एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, लाइजनिंग प्रोविजंस और सेफ्टी इंस्पेक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स वगैरह कवर किए हैं। Indian Electricity Rules 1956 get repealed with the notification of regulations and measures relating to safety and electric supply under Section 185 2C of Electricity Act 2003, right? तो हम इसमें ये सब चीज़ें देखेंगे। इंट्रोडक्शन उसका ये एप्लीकेबिलिटी, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो ये स्टेट्स पे एप्लीकेबल होगा, राइट। देखिए मैं एक चीज़ क्लियर करती हूँ रूल्स और एक्ट के बारे में। एक्ट एक जनरलाइज बनाया जाता है। एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब पर एप्लीकेबल होगा। एक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि हर स्टेट पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर हम रूल्स की बात करें तो रूल्स हर स्टेट अपना अपना अलग से बना सकती है, और हर स्टेट का अपना अलग रूल होता है। लाइक अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 हर स्टेट पे सेम रहेगा, राइट। लेकिन उसके जो अंदर की चीज़ें हैं रूल्स, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स जो हैं वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग हो सकते हैं, राइट। जैसे हम बात करें फैक्ट्रीज एक्ट की, फैक्ट्रीज एक्ट एक ही है लेकिन फैक्ट्री रूल्स अलग अलग है। लाइक एमपी फैक्ट्री रूल्स अलग है, राइट, और दूसरे गुजरात फैक्ट्री रूल्स अलग है, महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स अलग है। तो सिमिलरली भले उसमें चीज़ें सेम हो लेकिन कुछ डिफरेंस अंदर से रहेंगे। तो सिमिलरली एक्ट एक जनरलाइज होता है जो सब पे लागू होता है, लेकिन रूल्स स्टेट टू स्टेट कैन वेरी। तो एप्लीकेबिलिटी, इसकी एप्लीकेबिलिटी स्टेट्स पर है, फॉर विच सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज मेड दिस रूल्स अंडर सेक्शन 30 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ये रूल उन स्टेट्स पे एप्लीकेबल होगा जिसके लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने रूल्स बना दिए हैं सेक्शन 30 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में बहुत सारे गाइडलाइंस दी गई हैं स्टेट्स के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए, उसकी हिसाब से एप्लीकेबिलिटी रहेगी इस रूल की, है ना। उसके बाद है ये कहाँ का एप्लीकेबल है, ये किस लिए एप्लीकेबल है, टू रेगुलेट द जनरेशन, ट्रांसमिशन, सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का 3 तरह के पार्ट्स रहेंगे। एक तो उसका जनरेशन होता है, फिर वो ट्रांसमिट होती है, और फिर वो सप्लाई होती है, और फिर वो यूज़ होती है हाउस होल्ड के लिए या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। तो हर जगह उसके रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई करने पड़ेंगे।
जनरेशन कहीं और हो रही है, ट्रांसमिट कोई और कर रहा है, सप्लाई कोई और कर रहा है और यूज़ कोई और कर रहा है। तो हर तरफ उसके अलग अलग रूल्स होंगे। और टू कैरी आउट द पर्पसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, और उसके पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स भी सेट डाउन करने के लिए चैप्टर 9 जो है वो इट शैल अप्लाई ओनली वेयर एनर्जी इज यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ ट्रैक्शन, एंड चैप्टर 10 शैल अप्लाई ओनली वेयर एनर्जी इज यूज्ड इन माइंस एज डिफाइंड इन द माइंस एक्ट 1952, राइट। पर्पस ऑफ ट्रैक्शन और माइंस के लिए डिफाइन हुई हो, वहाँ पर ये चैप्टर 10 और 9 एप्लीकेबल होंगे। अब बात करते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 की। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रेगुलेट करना रिलेशन को इलेक्ट्रिकल सप्लायर और कंज्यूमर के बीच में, जो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रहा है और जो कंज्यूमर, उनके रिलेशंस के बीच में रेगुलेशंस को लाना और उसको सेट करना, और जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जितना सेफ हो सके उतना सेफ बनाना। अब इसके कई रूल्स आते हैं। उसका पहला रूल है 3rd का 6th पार्ट, उसका रूल नंबर 3 का 6th पॉइंट, जो कि बात करता है ऑथराइज सेफ्टी ऑफिसर की। हर रजिस्टर्ड फैक्ट्री में जहाँ पे 250 किलोवाट से ज़्यादा का इलेक्ट्रिकल लोड है, और नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ में 250 किलोवाट से ज़्यादा के ही इलेक्ट्रिकल लोड होते हैं, अगर वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या फिर वो एक रियली में एक इंडस्ट्री है। छोटी इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं कर रही हूँ जो कि 3-4 लोगों से चलती हो, या फिर नॉर्मली एक इंडस्ट्री जैसी इंडस्ट्री हो, जैसे कि 3-4 लोग हैं, कोई छोटा सा कारखाना डाल रखा है किसी भी खाने पीने के सामान का, छोटी सी चल रही हो, वैसी नहीं, एक नॉर्मली इंडस्ट्री जैसी जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, कुछ रॉ प्रोडक्ट से बाकायदा बन रहा है एक इंडस्ट्री के फॉर्म में, जहाँ पे 30-40 लोग करीब मिनिमम काम कर रहे हो, वहाँ पे 250 किलोवाट से ज़्यादा का लोड आपको मिल जाएगा। वहाँ पे एक रजिस्टर्ड फैक्ट्री हो तो वहाँ पे ऑथराइज पर्सन एक होना चाहिए मैनेजमेंट की तरफ से, जो कि सेफ्टी प्रोविजंस इंश्योर करता हो, पीरियोडिकली इंस्पेक्ट करता हो इंस्टॉलेशंस को, उसको टेस्ट करता हो, रिकॉर्ड करता हो, और वो रिकॉर्ड एक इंस्पेक्टर को अवेलेबल करवा सके विजिट के टाइम पे। इंस्पेक्टर यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से, राइट। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट निकल कर आती है सेफ्टी ऑफिसर की। फैक्ट्रीज एक्ट तो कहता ही है कि सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स भी कह रहा है कि ऑथराइज सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। फिर चैप्टर 4 है इसका, वो जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स एंड रूल्स की बात करते हैं, और उसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। हालांकि ये चीज़ मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में भी कवर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से इसको ले रही हूँ क्योंकि इसके कॉन्टेक्स्ट में है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस को क्लासीफाई किया गया है 3 रेटेड वोल्टेजेस पे, ठीक है। लो वोल्टेज जिसे हम LV और LT कहते हैं। LV है लो वोल्टेज के लिए, LT है लो टेंशन के लिए। फिर मीडियम वोल्टेज है जिसे हम MV और MT कहते हैं। MV है मीडियम वोल्टेज के लिए और MT है मीडियम टेंशन के लिए। फिर हाई वोल्टेज है जिसे हम HV और HT कहते हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है जिसे हम EHV कहते हैं, राइट। अब लो वोल्टेज कौन सा है? जहाँ पे वोल्टेज 250 वोल्ट से ज़्यादा नहीं है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। मीडियम वोल्टेज कौन सा है? जहाँ पे वोल्टेज 250 वोल्ट से ज़्यादा है लेकिन 650 वोल्ट से कम है, जहाँ पे वोल्टेज 250 वोल्ट से ज़्यादा है पर 650 वोल्ट से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हाई वोल्टेज जहाँ पे वोल्टेज 650 वोल्ट से ज़्यादा है पर 33 kV से ज़्यादा नहीं है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जहाँ पे वोल्टेज 33 kV से ज़्यादा नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में, राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। रूल 51 की बात करें तो रूल 51 प्रोविजंस की बात करता है जो कि मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के इंस्टॉलेशंस पे लागू होते हैं। जैसे कि सभी कंडक्टर्स कंप्लीटली क्लोज होना चाहिए, जितने भी नॉन मेटेलिक कंडुइट्स है वो BIS स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से होने चाहिए। Now what is this BIS? It is Bureau of Indian Standards. All metal works, enclosures, supports associated with the installations to be earth. जितने भी चीज़ें उसके साथ associated है वो सब अर्थ होनी चाहिए। जैसे कि मेटल का वर्क, फ्रेम हो, इंक्लोजर हो, सपोर्ट्स, जितनी भी चीज़ें वो सब की सब अर्थ होनी चाहिए, राइट। जितने भी क्लियरेंसेस है फ्रंट और रियर के,
स्विच बोर्ड्स के, वो सब स्पेसिफाइड करके रखना चाहिए। उसके बाद इंस्टॉलेशंस इन द विसिनिटी ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल्स, जितने भी फ्लेमेबल मटेरियल्स की आसपास उसकी विसिनिटी में जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं, गैसेस है, हैंडलिंग स्टोरेज ऑफ केमिकल्स, इंस्टॉलेशंस एंड इक्विपमेंट जो कि फ्लेम प्रूफ, डस्ट प्रूफ, टोटली इनक्लोज, और ऐसी कुछ भी फिटिंग्स हो, ठीक है, मतलब ऐसी भी जगह जहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल के कारण कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस हो, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स का स्टोरेजेस हो, केमिकल का हजार्डस जोन्स में जो आती हो, वहाँ पे सबकी सब फिटिंग्स इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड्स के हिसाब से होनी चाहिए, या फिर वो फ्लेम प्रूफ फिटिंग्स होनी चाहिए, राइट। आगे देखते हैं। अब इसी रूल्स में रूल नंबर 29 देखें तो रूल नंबर 29 कहते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन्स एंड ऑपरेटर्स टू बी ऑफ सफिशिएंट रेटिंग। सफिशिएंट रेटिंग मतलब उसकी जो भी रेटिंग बताई गई हो उस कोड में उसके हिसाब से होनी चाहिए। फॉर पावर इंसुलेशन, एस्टिमेटेड फॉल्ट करंट एंड सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कोड टू फॉलो। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड जो भी या फिर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कोड में जो भी रेटिंग दिया हो, लाइक अगर कोई इक्विपमेंट के लिए कहा गया है कि इस रेटिंग पर का इक्विपमेंट चाहिए इस चीज़ को चलाने के लिए, तो आप उससे कम रेटिंग का इक्विपमेंट उस पर नहीं लगा सकते हैं, वरना फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर और भी कुछ हो सकता है, करंट का लीकेज हो सकता है। तो सही रेटिंग का इक्विपमेंट ही लगाना है, ठीक है। रूल नंबर 30 कहता है कंज्यूमर टू इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ इंस्टॉलेशन इन सेफ कंडीशन। ये कंज्यूमर की जिम्मेदारी है कि जो इक्विपमेंट या इंस्टॉलेशन उनके वहां लगे उसको मेंटेन करके रखे, उसका मेंटेनेंस इंश्योर करे, राइट। फिर रूल नंबर 31 है प्रोविजन ऑफ कटआउट एट कंज्यूमर्स प्रेमाइसेस। कंज्यूमर के प्रेमाइसेस पे कटआउट का प्रोविजन देने का क्या प्रोविजन है। रूल नंबर 32 स्विचेस टू बी ऑन द लाइव कंडक्टर, no cutout or switch in the neutral conductor, code of practice of wiring to be followed while marking the conductors, right। लाइव कंडक्टर पे स्विचेस देने का ये रूल है और कोई न्यूट्रल कंडक्टर पे कोई स्विच और कटआउट नहीं रहेगा, और कोड ऑफ प्रैक्टिस वायरिंग का फॉलो करना है जब भी मार्किंग करेंगे कंडक्टर्स पे। रूल नंबर 33 है प्रोविजन ऑफ अर्थ कंडक्टर। अर्थ कंडक्टर के प्रोविजन की बारे में बात करा जा रहा है, और सेपरेट अर्थिंग बाय द कंज्यूमर इन केस ऑफ MV, HV एंड EHV इंस्टॉलेशंस। कंज्यूमर के द्वारा ही सेपरेट अर्थिंग होगा इन केस बाय MV, HV एंड EHV इंस्टॉलेशंस में। फिर रूल नंबर 35 की बात करें तो प्रोविजन ऑफ डेंजर नोटिसेस एट कॉन्स्पिशियस पोजीशंस इन हिंदी एंड लोकल में। हम कई बार जाते हैं तो जगह पर दिखते नहीं 440 वोल्ट खतरा ऐसा करके लिखा होता है, फिर कई बार डेंजर लाइन, यहाँ से इवन लाइन गुजर रही है, खतरा है। तो इस तरह के नोटिस क्यों लगे, क्योंकि ऐसा कहा गया इस रूल में। रूल नंबर 35 कहता है कि और लोकल लैंग्वेज हिंदी में दिख जाएगा आपको, इंग्लिश में दिख जाएगा, आप किसी और राज्य में जाएंगे, गुजरात में गए तो गुजराती में लिखा हुआ भी दिख जाएगा आपको, महाराष्ट्र में गए तो मराठी में लिखा हुआ भी दिख जाएगा आपको। तो वो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो इस रूल में कहा गया है कि लोकल लैंग्वेजेस, राइट। रिलीवेंट IS 2551 टू बी फॉलोड, इसके लिए रिलीवेंट IS कोड है 2551 की वो किस हिसाब का, जी हाँ, ये नोटिस किस हिसाब के होने चाहिए, कैसे बने होने चाहिए, कौन सा कलर कोड उसमें होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, उसके लिए भी एक IS कोड है जिसका नाम है 2551। IS इज फॉर इंडियन स्टैंडर्ड, वो फॉलो करके उस हिसाब से बनाना चाहिए। रूल नंबर 36 है लाइन्स शुड बी अर्थ एंड डिस्कनेक्टेड बिफोर हैंडलिंग। लाइन्स हमेशा अर्थ होनी चाहिए और उसे हैंडल करने के पहले डिस्कनेक्ट करना चाहिए। रूल नंबर 37 कहता है सप्लाई टू व्हीकल्स एंड क्रेन्स। व्हीकल्स और क्रेन्स की सप्लाई के बारे में बात करता है। प्रोविजन ऑफ अ सुटेबल स्विच सो दैट एंटायर वोल्टेज कैन बी कट ऑफ इन वन ऑपरेशन। रेल्स ऑफ द EOT क्रेन्स टू बी कंटिन्यूस एंड अर्थ। उन्होंने कहा है कि एक स्विच होना चाहिए, एक ऐसा स्विच जिससे कि सारा वोल्टेज कट ऑफ हो पाए एक ऑपरेशन में, और EOT क्रेन्स की रेल्स हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए और अर्थ होनी चाहिए। रूल नंबर 38 यूज ऑफ हैवीली इंसुलेटेड केबल्स फॉर पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस। हैवी इंसुलेटेड केबल चाहिए जहाँ पे कि पोर्टेबल या ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस आप लेके जाओ, मतलब हैंड हेल्ड एपरेटस हो, छोटे छोटे से एपरेटस हो जिससे आप यहाँ से वहाँ मूव करने वाले हो, वहाँ पे हैवी इंसुलेटेड केबल चाहिए। 3 और 4 कोर टाइप फॉर सिंगल 3 फेज सप्लाई। अगर सिंगल 3 फेज सप्लाई है तो 3 या 4 कोर टाइप का केबल चलेगा, और ग्राउंड कनेक्शन शैल बी इजीली आइडेंटिफाई, उसका ग्राउंड कनेक्शन इजीली दिखना चाहिए, राइट। रूल नंबर 39 की बात करें वो प्रोटेक्शन ऑफ केबल्स की बात करता है। रूल 40 स्ट्रीट बॉक्सेस नॉट टू हैव एनी इंग्रेस ऑफ मॉइस्चर और गैस।
रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ स्ट्रीट बॉक्सेस। स्ट्रीट बॉक्सेस जो भी है उसमें किसी तरह का मॉइस्चर या गैस की संभावना नहीं रह जाने की और उनका रेगुलर इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए। रूल 41 की बात करें तो डिस्टिंक्शन ऑफ डिफरेंट सर्किट्स, there shall be means of permanent indication that the respective circuits are readily distinguishable। अलग तरह के सर्किट्स का डिस्टिंग्विशमेंट हो, आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि ये सर्किट इस टाइप का है, ये सर्किट ये है, ये सर्किट ये है, और कुछ परमानेंट उस पर इंडिकेशन लगा हो, राइट, ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई हो पाए, डिस्टिंग्विश हो पाए, अलग अलग भी उसको आइडेंटिफाई कर पाए। रूल नंबर 42 एक्सीडेंटल चार्ज की बात करता है। द एक्सीडेंट्स एंड apparatus टू बी प्रिवेंटेड फॉर एक्सीडेंटली बिकमिंग चार्ज with higher voltages AC and DC circuits not to come in contact with each other। एक्सीडेंटल चार्ज की बात करें तो सर्किट्स और apparatus जिस एक्सीडेंटली कभी चार्ज ना हो जाए हायर वोल्टेजेस से, तो AC और DC एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। रूल नंबर 43 प्रोविजन अप्लायंसेस टू प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, राइट, ये बात करता है कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लगाए जाए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्लेसमेंट ऑफ फायर बकेट्स फिल्ड विद सैंड, वहाँ पर फायर बकेट्स हो रेती से भरी हुई। इलेक्ट्रिकल फायर्स को कभी भी पानी से नहीं बुझाते हैं, राइट, उस पर या तो सैंड डालते हैं, रेती, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स यूज करते हैं, या फिर DC पे एक्सटिंग्विशर्स यूज करते हैं। प्रोविजन ऑफ FES मतलब फायर एक्सटिंग्विशर अप्लायंसेस, राइट, FES फायर एक्सटिंग्विशर अप्लायंसेस फॉर फाइटिंग इलेक्ट्रिकल फायर्स। इलेक्ट्रिकल फायर्स पे आप CO2 एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, DC पे एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज कर सकते हैं, और सैंड बकेट्स यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए आप कर सकते हैं, और टेस्टिंग करनी पड़ेगी उनकी आपको साल में एक बार, और उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फर्स्ट एड बॉक्सेस होने चाहिए, और 2 या उससे ज़्यादा गैस मास्क होने चाहिए जनरेटिंग स्टेशंस में जहाँ पे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी विथ 5 मेगावाट and above, and enclosed substation with transformation capacity of 5 megavolt ampere and above, right। मतलब जहाँ पर भी 5 मेगावाट या उससे ज़्यादा की बिजली पैदा हो रही है, और जहाँ पे भी इनक्लोज सबस्टेशन है जहाँ पे की कैपेसिटी 5 मेगावोल्ट एम्पेयर से ज़्यादा है, वहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा गैस मास्क अवेलेबल होने चाहिए, और 2 सेपरेट गैस मास्क फॉर एवरी जनरेटिंग सेट्स ऑफ 5 मेगावोल्ट एंड अबोव, ठीक, 5 मेगावाट एंड अबोव। मास्क भी होने चाहिए जनरेटिंग सेट्स के लिए 5 मेगावाट और अबोव के लिए, राइट। रूल 44 की बात करें तो बात करता है कि इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले होना चाहिए फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। अच्छा, हम देखते हैं जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन रहती है तो ट्रांसफॉर्मर्स लगे हैं, कुछ और चीज़ें लगी हैं, वहाँ पे ग्रिड सिस्टम्स लगे हैं, ट्रांसमिशन लाइंस लगी, पूरा ट्रांसमिशन का सिस्टम लगा है, तो वहाँ पे ज़रूर इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए या कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन ज़रूर लगा होगा, फर्स्ट एड मेजर्स लगा होगा, शॉक केस में ट्रीटमेंट लगा होगा। तो वो क्यों लगा है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी रूल्स का रूल नंबर 44 ऐसा कहता है कि वहाँ पे ऐसे इंस्ट्रक्शंस लगे होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल शॉक से जो भी पर्सन सफ़र हो तो उसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बारे में कुछ ना कुछ वहाँ लिखा होना चाहिए, तभी वो ऐसा होता है, वहाँ पे लगा रहता है। फिर उसका रूल 44 कहता है इंटीमेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स टू इंस्पेक्टर, मतलब ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल शॉक का इंसिडेंट हो तो आपको इंस्पेक्टर को, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जो भी आइडेंटिफाइड है उस जगह के लिए, उसे आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, उसे आपको जानकारी देनी पड़ेगी। रूल नंबर 45 है प्रिकॉशंस बाय कंज्यूमर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, वर्कमैन एंड सप्लायर्स। सभी की प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है, कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर्स को भी, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी, वर्कमैन को भी और सप्लायर्स को भी, उसके बारे में बताया गया है। फिर जितने भी द एडिशन, इंस्टॉलेशन, अल्ट्रेशन, रिपेयर एंड एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन एक्सेप्ट माइनर रिप्लेसमेंट्स बी कैरिड आउट बाय लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर and under the direct supervision of the person holding a certificate of competency and by a person holding a permit। आपको जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में कुछ भी नया बदलाव करना हो, एडिशन करना हो, नई इंस्टॉलेशन लगानी हो, उसमें चेंजेस करना हो, रिपेयर हो, एडजस्टमेंट हो, कुछ भी हो, तो सिर्फ लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से ही ये काम करवाए या फिर सुपरवाइजर में ये काम करवाए जिसके पास सर्टिफिकेट हो कॉम्पिटेंसी का या फिर जिसके पास परमिट हो ये काम करने का। इसलिए नॉर्मली इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स रखे जाते हैं, इलेक्ट्रिशियंस रखे जाते हैं, क्योंकि वही ये काम करने के लिए ऑथराइज्ड होते हैं। फिर अगला देखते हैं रूल नंबर 46। ये बात करता है पीरियोडिकल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर्स इंस्टॉलेशन। कंज्यूमर्स की जो इंस्टॉलेशन है उसकी कितनी पीरियड में क्या टेस्टिंग होनी चाहिए, क्या इंस्पेक्शन होना चाहिए।
तो उसमें आता है इंस्पेक्शन ऑफ द इंस्टॉलेशन बाय द इंस्पेक्टर वंस इन 5 ईयर्स। इंस्पेक्टर को वंस इन 5 ईयर टेस्टिंग करनी, इंस्पेक्शन करना होता है इंस्टॉलेशंस का। फिर कंडीशन ऑफ इंस्पेक्शन टू बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर। सप्लायर को भी अपनी इंस्पेक्शन को चेक करके उसकी कंडीशन के बारे में जानकारी गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। फिर इंस्पेक्शन और इंस्पेक्शन रिपोर्ट एज पर स्पेसिफाइड फॉर्म्स एनेक्सर 9A फॉर LV, MV, HV, EHV सप्लाई। इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है स्पेसिफाइड नॉर्म्स के हिसाब से एनेक्सर 9A दे रखा है, उसमें एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म में LV, MV, HV, EHV सप्लाई की आपको रिपोर्ट भर के देनी रहेगी। रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स ऑब्जर्व्ड इफ एनी विद इन द टाइम फ्रेम प्रोवाइडेड। अगर कुछ भी डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है तो उसको ठीक करके आपको उसकी रिपोर्ट भी जमा करनी रहेगी। फिर है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर टू स्ट्रक्चर द PM प्लान इन दिस लाइन। और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर को अपना प्लान PM प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान को PM प्लान बोला गया है, इसके हिसाब से वो करना रहेगा, रीस्ट्रक्चर करना रहेगा अपना। ठीक है, रीस्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर मतलब ये जितनी इंस्टॉलेशंस का जो टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया रहेगा रूल्स में, उसके हिसाब से उनको अपना PM प्लान बनाना रहेगा। राइट। फिर चैप्टर 5 बात करता है जनरल कंडीशंस ऑफ सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी। रूल नंबर 47 की बात करें तो टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर्स इंस्टॉलेशन बिफोर कनेक्टिंग द सप्लाई। कंज्यूमर्स की इंस्टॉलेशंस को पहले टेस्ट कर लो सप्लाई लाइन कनेक्ट करने के पहले। फिर उसी को 47 का A पॉइंट कहता है इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स। इंस्पेक्शन फॉलोड बाय अप्रूवल रिक्वायर्ड बिफोर कमिशनिंग ऑफ जनरेटिंग सेट एक्सीडिंग 10 किलोवाट। ठीक है, अगर 10 किलोवाट से ऊपर की इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो पहले अप्रूवल लगेगा। रूल नंबर 48 कह रहा है प्रिकॉशंस अगेंस्ट लीकेज बिफोर कनेक्शन। नो लीकेज फ्रॉम इंस्टॉलेशन और एपरेटस ऑफ द मैग्नीट्यूड डेट्रीमेंटल टू सेफ्टी। ऐसी किसी भी इंस्टॉलेशन का जिसमें से लीकेज हो रहा हो और जो सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो उसका, ठीक है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो उसमें से कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, द कंप्लायंस टू बी चेक्ड बाय मेजरिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस एज स्पेसिफाइड फॉर HV, MV, LV इंस्टॉलेशंस एंड द वैल्यूज स्पेसिफाइड अंडर BIS कोड। कंप्लायंस को चेक करते रहना पड़ेगा, उसका रेजिस्टेंस चेक करते हुए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हुए जितना दिया है, जैसे HV के लिए कुछ इंसुलेशन रेजिस्टेंस का रेंज फिक्स है, वैसे ही MV के लिए कुछ फिक्स है और LV के लिए कुछ फिक्स है, तो इनके लिए कुछ इंसुलेशन रेजिस्टेंस का रेंज फिक्स है, वो चेक करते रहना पड़ेगा। और BIS कोड्स में भी इनका कुछ रेंज दिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में भी इनका कुछ इंसुलेशन का रेटिंग्स या रेंज दे रखा है, वो चेक करते रहना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो रेटिंग्स के हिसाब से सही नहीं, मतलब उसमें से लीकेज हो रहा है। नोटिस टू एप्लीकेंट डिक्लाइनिंग टू मेक द कनेक्शन इन केस डेविएशंस इन IR वैल्यूज। ठीक है, अगर एप्लीकेंट उसको फॉलो नहीं करना चाहता है, अगर उस हिसाब से कनेक्शन नहीं लगाना चाह रहा है IR रूल्स के हिसाब से, तो फिर उसको नोटिस देना। रूल नंबर 49 लीकेज इन कंज्यूमर्स प्रीमाइसेस। The leakage injuries to the use of energy likely to cause danger to be inspected by the inspector. Notice served supply can be disconnected. Cause of leakage to be immediately removed. अगर लीकेज कंज्यूमर के प्रीमाइसेस में हो रहा है तो आप समझिए शॉर्ट सर्किट का बहुत खतरनाक खतरा है, डेथ भी हो सकता है। अगर ये लीकेज इंडस्ट्री में ऑब्जर्व हुआ, देखिए हमको कई बार झटका लगता है कभी कुछ सामान को टच करने में, तो वो लीकेज हो रहा है करंट का, इसलिए झटका लगता है, तो ये काफ़ी खतरनाक है। अगर इंस्पेक्टर को अपने इंस्पेक्शन में ऐसा कुछ ऑब्जर्व हुआ तो वो नोटिस दे सकता है, सप्लाई भी डिस्कनेक्ट कर सकता है और कॉज ऑफ लीकेज को इमीडिएटली रिमूव करना होगा। रूल नंबर 50A सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी की बात करता है। इट रिक्वायर्स कंट्रोल्स ऑफ रिक्विसाइड कैपेसिटी लाइक लिंक्ड स्विचेस विद फ्यूजेस और अ सर्किट ब्रेकर फॉर LV एंड MV सप्लाईज, अ सर्किट ब्रेकर बाय HV एंड EHV कंज्यूमर्स। ये बात करता है कि कंट्रोल्स होने चाहिए लिंक स्विचेस के साथ में, रिक्विसाइड कैपेसिटी के फ्यूजेस लगे होने चाहिए या सर्किट ब्रेकर लगे होने चाहिए, मतलब जितने भी लिंक स्विचेस है उसके साथ में कुछ कंट्रोल्स लगे होने चाहिए, फ्यूज के या सर्किट ब्रेकर के, LV और MV सप्लाईज के साथ में। ठीक है, और HV और EHV के साथ में सर्किट ब्रेकर लगे होने चाहिए। ठीक है, रूल नंबर 50 की बात करें तो सप्लाई ऑफ एनर्जी इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स अबव 15 मीटर हाइट। 15 मीटर हाइट की बिल्डिंग्स को मल्टी स्टोरेड है और उसमें एनर्जी का सप्लाई कैसे देना है। प्रोविजन ऑफ सूटेबल आइसोलेटिंग डिवाइस एट द पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सप्लाई। जहाँ पर भी हम सप्लाई दे रहे हैं वहाँ पे आइसोलेटिंग डिवाइस लगे होने चाहिए सूटेबल,
Electrical installations and work inside the building be carried out and maintained in such a manner as to prevent danger due to shock and fire hazards, and the installation is as per relevant codes of practice, National Building Code NBC, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में, जैसे कि होटल्स हो गई, मॉल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हैं, राइट, और ये जिसे हम कहते हैं मल्टीज़, जिसमें ज़्यादातर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स से कमर्शियल बिल्डिंग्स आती हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस और वर्क जो भी हो रहा है बिल्डिंग में कैरिड आउट, वो इस तरह से होना चाहिए कि वहाँ पे शॉक का डेंजर ना हो, फायर हजार्ड्स का डेंजर ना हो, और जितने भी इंस्टॉलेशंस हो वो NBC कोड के हिसाब से हो। नेशनल बिल्डिंग कोड है, उसका पार्ट 4 है लाइफ सेफ्टी कोड, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं हर चीज़ों के लिए। एंड नो अदर सर्विस पाइप टू बी प्रोवाइडेड थ्रू द डक्ट मेंट फॉर पावर केबल्स, और पावर केबल के लिए एक डक्ट दिया रहता है, उसमें से कुछ और तरह का पाइप नहीं जाना चाहिए। पर नॉर्मली मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में ये होता है कि एक ही डक्ट में से सब चीज़ें दे दी जाती हैं, जबकि नॉर्मली पावर केबल के डक्ट के अलावा डक्ट में से कुछ और सर्विस पाइप नहीं जाना चाहिए। प्रोविजन ऑफ फायर बैरियर एट ईच फ्लोर क्रॉसिंग, हर फ्लोर की क्रॉसिंग पे एक फायर बैरियर देना चाहिए। रूल नंबर 58 ट्रांसफॉर्मर्स की बात करता है। प्रोविजन ऑफ अ लिंक्ड स्विच विद फ्यूजेस और सर्किट ब्रेकर ऑफ एडिक्वेट कैपेसिटी ऑन प्राइमरी साइट। लिंक्ड स्विचेस जिसमें कि फ्यूज और सर्किट ब्रेकर हो, एडिक्वेट कैपेसिटी। देखिए, अगर ट्रांसफॉर्मर में नॉर्मली फ्यूजेस और सर्किट ब्रेकर एडिक्वेट कैपेसिटी के होना चाहिए, और सर्किट ब्रेकर प्राइमरी साइड में लगा होना चाहिए ट्रांसफार्मर के, अगर वो 5000 kVA से अबव का है, और सिमिलर प्रोविजंस होने चाहिए सेकेंडरी साइड में ट्रांसफार्मर के लिए, और प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इंसुलेटिंग मटेरियल प्रॉपर सिलेक्शन करना चाहिए, मतलब सही तरीके का इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए। एडिक्वेट प्रिकॉशन सो दैट नो लाइव पार्ट्स आर एक्सपोज, ट्रांसफार्मर पे सही तरीके से प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि उसका कोई भी लाइव पार्ट एक्सपोज ना हो, खुले में ना हो, लाइव पार्ट उसका ना हो, क्योंकि ट्रांसफार्मर में फिर करंट आने का सही खतरा है। कंसर्न इंस्टॉलेशंस टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस ऑब्जर्वेंस ऑफ रिक्वायर्ड प्रोविजंस, ठीक है। कंसर्न इंस्टॉलेशन टू बी रिस्पॉन्सिबल, भाई जिसने इंस्टॉलेशन करी है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके ऑब्जर्वेंस के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डस एरिया, हजार्डस एरिया की बात करें तो उसे क्लासीफाई किया गया है जोन 0, जोन 1, जोन 2, ठीक है। जोन 0 एरिया कहा गया है इफ इनफ्लेमेबल गैसेस और वेपर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यूसली प्रेजेंट इन द एरिया, अगर वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट रहेगी इनफ्लेमेबल गैसेस और वेपर्स हमेशा रहेगी तो जोन 0। जोन 1, इनफ्लेमेबल गैसेस और वेपर्स आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द एरिया अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस, अगर वहाँ नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में प्रेजेंट रहेगी इनफ्लेमेबल गैसेस तो जोन 1। जोन 2, if inflammable gases or vapors are likely to be present in the area only under abnormal operating conditions or failures or rupture of an equipment, अगर वहाँ पे कोई abnormal condition आती है, कोई emergency आती है, rupture हो जाता है कोई equipment या कुछ failure हो जाता है, तो ही inflammable gases और vapors वहाँ पे present रहेगी तो zone 2, राइट। तो 3 तरह के zones में कैटेगराइज किया गया hazardous area को इसके हिसाब से। If any confusion arises with regard to hazardous area classification, the decision of the inspector या chief controller shall be final। और फिर भी कुछ confusion आ रहा है तो फिर इंस्पेक्टर या चीफ कंट्रोलर का डिसीजन फाइनल रहता है इस केस में। फिर इसका आता है चैप्टर नंबर 6 जो कि बात करता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइंस की, सिस्टम्स की, एपरेटस की, लो एंड मीडियम वोल्टेजेस को। उसका रूल नंबर 60 है टेस्ट ऑफ रेजिस्टेंस टू बी कंडक्टेड इफ केबल इज डिसकनेक्टेड फॉर सम टाइम, अगर आप केबल को डिसकनेक्टेड कर रहे हो तो रेजिस्टेंस का टेस्ट करना पड़ेगा। रूल नंबर 61 अर्थिंग के प्रोविजंस की बात करता है। 61A की बात करें तो वो अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन डिवाइसेस की बात करता है जिसे हम ELCVs भी शॉर्ट में कहते हैं। सप्लाई ऑफ एनर्जी टू एवरी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन बिलो अदर देन लो वोल्टेज इंस्टॉलेशन बिलो 5 kilowatt shall be controlled by an earth leakage protection device so as to disconnect the supply instantaneously on occurrence of earth fault or leakage of current, ठीक है। लो वोल्टेज कनेक्शंस हैं या फिर 5 किलोवाट से कम के कनेक्शंस हैं तो उसे कंट्रोल करना पड़ेगा किसी ना किसी तरह के अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन डिवाइस से, ठीक है, ताकि अगर डिस्कनेक्ट करने की नौबत आए अर्थ फॉल्ट या कुछ भी लीकेज के करंट में तो हम वो कर पाए,
ठीक है, ये यही बात करता है। चैप्टर नंबर 7 सेफ्टी प्रोविजंस फॉर हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस, उसका रूल नंबर 63 अप्रूवल ऑफ इंस्पेक्टर इज नेसेसरी बिफोर एनर्जाइजिंग द हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन पे उसको एनर्जाइज करने के लिए आपको इंस्पेक्टर का अप्रूवल लगेगा। रूल नंबर 64 ऑल apparatus एंड इक्विपमेंट एट हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज शैल बी inaccessible except to an authorized person। हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कभी भी उस पर काम करने के लिए आपको ऑथराइज पर्सन चाहिए, और उस पर मैं आपको इस पर बता दूँ, उस पर काम करने के लिए ऑथराइज पर्सन चाहिए, वो हर किसी की पहुंच में होने ही नहीं चाहिए। इनएक्सेसिबल एक्सेप्ट टू एन ऑथराइज पर्सन, उस पर काम करने के लिए परमिशन चाहिए, उसको हाथ लगाने के लिए परमिशन चाहिए, उसको एनर्जाइज करने के लिए परमिशन चाहिए, उसको डी एनर्जाइज करने के लिए भी परमिशन चाहिए। उसके बिना उस पर आप काम कर ही नहीं सकते। A suitable soak pit or arrangement to drain out the oil shall be made in substations where transformers are provided। जहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मर्स लगे हैं सबस्टेशंस में, वहाँ पर एक सुटेबल सोक पिट होना चाहिए ताकि सारा की सारा ऑयल हम ड्रेन कर सके। केबल ट्रेंच शैल बी फिल्ड विद सैंड और अदर नॉन फ्लेमेबल मटेरियल कवर्ड विद ब्रिक्स। केबल ट्रेंच को हमेशा सैंड से भरा रखना है या फिर कुछ अदर नॉन फ्लेमेबल मटेरियल से भर के रखे, और उसे हमेशा ब्रिक्स वगैरह से कवर्ड करके रखें। रूल्स नंबर 66 बात करता है कंडक्टर्स टू बी इंक्लोज्ड इन मेटेलिक कवरिंग्स एंड सुटेबल सर्किट ब्रेकर्स आर टू बी प्रोवाइडेड। कंडक्टर से मेटेलिक कवरिंग लगी हो और सुटेबल सर्किट ब्रेकर्स भी लगे हुए हैं, ठीक है। फिर प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरहेड लाइंस, ओवरहेड लाइंस की बात अगर हम करते हैं उसका रूल नंबर 77 आता है क्लियरेंस ऑफ लोएस्ट कंडक्टर अबव ग्राउंड अक्रॉस स्ट्रीट। लोएस्ट कंडक्टर जो कि ग्राउंड के ऊपर है उसका क्लियरेंस की बात करेंगे स्ट्रीट के अक्रॉस। रूल नंबर 79 की बात करें तो क्लियरेंस ऑफ लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज लाइन फ्रॉम बिल्डिंग, इसकी बात करता है रूल नंबर 79 लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज लाइंस का क्लियरेंस बिल्डिंग से। रूल नंबर 80 क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग्स ऑफ हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, इसकी क्लियरेंस की बात करता है। मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन सपोर्ट्स शुड नॉट एक्सेस 65 मीटर्स, 65 मीटर से ज़्यादा का इंटरवल नहीं होना चाहिए सपोर्ट्स के बीच हमारे। ये है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैंने मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश करी है रूल्स को एक्सप्लेन करने की, और ज़रूरत जितने पार्ट्स ही कवर करने की कोशिश करी है, हालांकि रूल्स काफ़ी बड़े होते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस पर कमेंट्स कीजिए और अपने ग्रुप्स फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।